Hello everyone, welcome to the series of French Revolution. So today we will discuss the second part. This lecture is presented by me Jyoti Arora, your educator. प्रीवियस पार्ट में हमने ये जाना था कि किंग लुइस 16 ने फ्रांस में हो रहे खर्चों से निपटने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए थे और हमने ये भी पढ़ा था कि ये टैक्सेस केवल थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे. सो बिफोर गोइंग फर्दर, यहाँ ये शब्द ओल्ड रिजीम जो है इसका मतलब हमें समझना ज़रूरी होगा. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को ओल्ड रिजीम कहते थे और फ्रांस में ओल्ड रिजीम के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग किंग के पास अपने मन से टैक्सेस को लगाने की कोई पावर नहीं थी. दैट मीन्स किंग अपने मन से कोई भी टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकते थे, बल्कि तीनों स्टेट्स के जनरल को बुलाकर मीटिंग करते थे जो कि टैक्सेस को इम्पोज करने के प्रपोजल को पास करते थे. लेकिन मीटिंग कब बुलानी है कब नहीं, इसकी पावर केवल किंग के पास थी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट जनरल? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते थे. 5 मई 1789 को लुइस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई ताकि न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास करवा सकें. यहाँ ये बात जाननी ज़रूरी है कि लास्ट टाइम मीटिंग 1614 में हुई थी जब लुइस 16 राजा नहीं थे. उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई. 1774 में वो राजा बने और 5 मई 1789 में यानी कि अपने राजा बनने के 15 साल के बाद उन्होंने ये मीटिंग बुलवाई. आपको याद होगा कि 14 जुलाई 1789 में बेस्टील पर अटैक हुआ था. तो यू कैन सी कि 5 मई 1789 को मीटिंग बुलवाई गई और उसके 70 डेज़ के बाद 14 जुलाई 1789 को लोगों ने टैक्स इम्पोजिशन की वजह से गुस्से में आकर बेस्टील पर अटैक किया. वेल लेट्स सी कि मीटिंग कैसी होती थी. वर्साइल शहर में सिचुएटेड एक रिस्प्लेंडेंट हॉल, दैट इज़ एक बहुत ही अट्रैक्टिव हॉल में सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का स्वागत होता था. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने रोज़ में बैठते थे, जबकि थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स उनके पीछे खड़े रहते थे. वैसे तो थर्ड स्टेट को लगभग सभी ऑक्यूपेशन के लोग बिलोंग करते थे, फिर भी इस स्टेट के रिच और एजुकेटेड मेंबर्स ही इस असेंबली का हिस्सा बन सकते थे. पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन को असेंबली में एंट्री अलाउ नहीं थी. लेकिन उन सभी गरीब लोगों की डिमांड्स ये थर्ड स्टेट के एजुकेटेड लोग अपने साथ कुछ 40,000 लेटर्स की फॉर्म में लेके आए थे. असेंबली में वोटिंग के वही पुराने प्रिंसिपल्स थे कि एक स्टेट से एक ही वोट जाएगा. इस बार भी लुइस 16 ने सेम तरीका अपनाया, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने ये डिमांड रखी कि पर पर्सन पर वोट होना चाहिए. अब इसे ज़रा समझिए. हर स्टेट का अगर एक वोट जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो कि काउंटिंग में भले ही कम हैं, बट अगर वो किसी भी मुद्दे पर अपना वोट फॉर में डालते हैं और थर्ड स्टेट के लोग उसके अगेंस्ट में डालते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होने के बावजूद भी थर्ड स्टेट के लोग हार जाएंगे. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. अगर टैक्सेस को बढ़ाने के फॉर में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग फॉर में वोट डालते हैं और थर्ड स्टेट के लोग जो कि 600 हैं वो इसके अगेंस्ट में डालते हैं, लेकिन तब भी 2:1 के रेशियो से फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों की ही जीत होगी. इसलिए थर्ड स्टेट ने ये डिमांड रखी कि पर पर्सन पर वोट होना चाहिए ताकि इंसान अपना पक्ष रख सके. इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को रूजियो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी बताया है. लेकिन थर्ड स्टेट का ये प्रपोजल किंग ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोग प्रोटेस्ट में असेंबली से वॉकआउट कर गए. थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद को पूरे फ्रांस देश की आवाज़ मानते थे, क्योंकि फ्रांस में थर्ड स्टेट वाले लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था.
तो गुस्साए रिप्रेजेंटेटिव्स 20 जून को वर्साइल शहर के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए, खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करके कसम खाई कि तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें जो कि किंग की पावर्स को थोड़ा कम कर दे। ये असेंबली 2 लोगों की लीडरशिप के अंडर तैयार हुई, मिराबो एंड एबेसियस। कमाल की बात यह थी कि ये दोनों ही थर्ड स्टेट को बिलोंग नहीं करते थे। मिराबो नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, दैट इज ही बिलोंग्स टू सेकंड स्टेट, बट ही वॉज कन्विंस्ड कि अब ज़रूरत है कि फ्यूडल प्रिविलेजेस पर जीने वाली सोसाइटी का एंड हो। उन्होंने अपने जर्नल्स छपवाए थे और वर्साइल के लोगों के बीच पावरफुल स्पीचेस भी देते थे। एबेसियस जो कि एक प्रीस्ट थे, दैट इज ही बिलोंग्स टू फर्स्ट स्टेट, उन्होंने भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। जहां एक और नेशनल असेंबली वर्साइल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, वहीं दूसरी ओर फ्रांस के लोगों में उथल पुथल मची हुई थी। कड़ाके की सर्दी की वजह से खेती अच्छी नहीं हुई थी, जिसके कारण ब्रेड के प्राइजेस बढ़ गए थे। हालात तो तब खराब हुए जब बेकर्स ने सामान बांटने की जगह जमा करना चालू कर दिया। महिलाओं को ब्रेड खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता था। एक बार तो गुस्से में आई हुई महिलाओं ने दुकान के अंदर घुसकर अटैक किया। एट द सेम टाइम किंग ने मिलिटेंट्स को पेरिस में जाने को बोला और 14 जुलाई को गुस्से में आए हुए लोगों ने बेस्टाइल जेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। गांव में यह अफवाहें फैल गईं कि लैंडलॉर्ड्स किराए के गुंडों को तैयार करी हुई फसल को ख़त्म करने के लिए भेज रहे हैं। इस डर से ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स ने होज और पिचफोर्क से नोबलमैन के रेसिडेंस, जिसे चेटॉक्स भी कहते थे, वहां अटैक कर दिया। वहां उन्होंने स्टॉक किया हुआ सारा अनाज लूट लिया और वह सारे कागज जला डाले जिसमें किसानों से लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। इससे डरकर काफ़ी सारे नोबल्स तो घर छोड़कर भाग गए और कुछ तो देश छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए। कॉमन पीपल के इस रिवोल्ट को देखकर लुइस 16 ने नेशनल असेंबली की बात मान ली और उनका वह प्रिंसिपल भी मान लिया जो कि यह कहता था कि अब से किंग की पावर्स लिमिटेड होंगी। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम और टैक्स सिस्टम को ख़त्म कर दिया। क्लर्जी को भी प्रिविलेजेस देना बंद करवा दिया। टाइथ, जो कि चर्च द्वारा लिया जाने वाला एक टैक्स था, उसे भी ख़त्म करवा दिया और चर्च द्वारा कब्जा किए हुए लैंड्स को वापस ले लिया गया। अब गवर्नमेंट के पास केवल 2 बिलियन लाइवर्स की ही संपत्ति बची। नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में कंप्लीट कर लिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किंग के पास लिमिटेड पावर्स हों। ये पावर्स अब एक इंसान के हाथों में होने के बजाय 3 बॉडीज में डिवाइडेड कर दी गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ऐसे बनी फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब किंग की प्रेजेंस के होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाना। नाउ लेट्स सी कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फ्रेम किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पावर्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड कर दी गई। जुडिशरी, जो कि चीज़ों को जज करेगी, एग्जीक्यूटिव, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को लागू करेगी, और लेजिस्लेटिव, जो कि रूल्स बनाएगी। उस समय 2 तरीके के सिटीजन्स होते थे। पहले पैसिव सिटीजन्स, जिन्हें वोट देने का कोई राइट नहीं था। इसमें आते थे वुमेन्स, चिल्ड्रन, 25 इयर्स के एज से कम यूथ और वो मैन जो कि इलिटरेट होते थे और जिनके पास अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता था और वो टैक्स भी पे नहीं करते थे। एक्टिव सिटीजन्स में वो मैन आते थे जो कि 25 इयर्स से ऊपर हैं और जो टैक्स पे करते हैं। यू नो व्हाट, वो टैक्स कितना पे करते थे? एक लेबर के 3 दिन की सैलरी जितना। एक्टिव सिटीजन्स जजेस और इलेक्टर्स को वोट डालते थे। ये इलेक्टर्स फर्दर वोट करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स यानी कि लेजिस्लेचर्स को।
तो ये बात क्लियर हो गई कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉज बनाने की सारी पावर्स नेशनल असेंबली के हाथों में थी और ये नेशनल असेंबली के लोग इनडायरेक्टली इलेक्टर्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते थे। नेशनल असेंबली के लोग किंग और उनके मिनिस्टर्स को एडवाइस करते थे और साथ ही साथ उनके हर काम पर निगरानी रखते थे। बट एट द सेम टाइम किंग के पास वीटो पावर होती थी। Veto power means king can refuse to give official permission for an action or plan when other people have agreed to it. Now let's see the front page of the French Constitution. Well, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होता है उस पन्ने से जिस पर सभी मैन और सिटीजन्स के राइट्स डिक्लेयर किए गए हैं। इन राइट्स को नेशनल एंड इनएलिएनेबल राइट्स भी कहा गया है। मतलब ये ह्यूमन राइट्स सबके हैं, इनको कोई नहीं छीन सकता और स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि अपने सिटीजन्स के इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये राइट्स थे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। In the 18th century, majority of the people could not read or write. तो ऐसे important ideas और declaration of rights को समझाने के लिए symbols और images का इस्तेमाल किया जाता था। Let us try to read these symbols. The first symbol was the broken chain. Chains गुलामों को बांधने में काम आती थी। So, a broken chain stands for the act of becoming free. The second was a bundle of rods or faces. We all know one rod can be easily broken but not an entire bundle. So this represents strength. Strength lies in unity. Third, the law tablet. We all know the law is same for all and all are equal before it. The next is the eye within a triangle radiating light. So eye stands for knowledge and the rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. The next is scepter. Scepter is an ornamental rod that a king or a queen carries. So it is a symbol of royal power. Next is snake biting its tail to form a ring. So it is a symbol of eternity. Eternity means time that has no end. So it's a ring that has neither beginning nor ending. The next is red Phrygian cap. So जब कोई गुलाम फ्री हो जाता था then he used to wear this cap as a symbol. Next is blue, white, red. It is the national color of France. The last is the winged woman. So it is a personification of the law. So here's the end of part 2. Thank you all for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.